ये सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को बचाने की लड़ाई है। इस देश के जो संविधान ने जो यहाँ के मुसलमानों को, आम नागरिकों को, सबको जो अधिकार दिया उसको बचाने की लड़ाई है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। मेरा काम दिन भर धर्म का प्रचार करना नहीं है। यदा कदा कभी आऊँगा तो बोलूँगा। धर्म का प्रचार करना धर्म गुरुओं का काम है, वो मौन का काम है, जाकर धर्म का प्रचार करें। लेकिन जब 22 प्रतिज्ञा ली गई तो सबसे पहले हमला बीजेपी की ओर से हुआ। अभी आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि अब जाति को छोड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, जाति छोड़ना है तो सर संचालक का पहले सीट छोड़ो और एक दलित भाई को सर संचालक बनाओ और पूरा जाति तोड़ो। इसे तोड़ने से कोई धागा नहीं है कि टूटेगा। आप सबका शुक्रिया, बधाई और जय भीम। शुक्रिया इसलिए कर रहा हूं कि मैं पहली बार जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख पूरा रीजन मिला दे पूरा, तो पहली बार इस रीजन में बोलने आया हूं, इसलिए आप सबका शुक्रिया। आप सब जाहिर है कि 2 बज गया है और करीब 4 घंटे से हॉल में बैठे हुए हैं, तो भूख भी लग गई होगी और थक भी गए होंगे और काफ़ी साथी दूर दूर से आए होंगे। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हम बातचीत थोड़ा इंटरैक्टिव रखें, थोड़ा आप भी शामिल हों, हम भी शामिल हों, और इस इंटरैक्शन में ही कुछ काम की बातें हम लोग कर लें, क्योंकि हम मन की बात नहीं करते हैं। मन की बात बड़े साहब लोग करते हैं। हम लोग जो है संघर्ष करने वाले लोग हैं, काम की ही बात करते हैं। तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आपको उसका जवाब देना है। इंटरेक्शन है, एक तरह से आपको एंगेज करना चाहता हूँ कि अगर थक गए होंगे, भूख लग रही होगी, तो थोड़ा सा कम से कम इसी बहाने थोड़ा एंटरटेनमेंट भी आपका हो जाएगा। ये बताइए कि कौन ऐसा सांसद है जो प्रधानमंत्री ही बना और संसद में आया और संसद में झुका, सबसे पहले सर झुकाया। अरे भाई, सर झुकाया हुआ क्या आखिर? जिन्होंने संसद के सामने सर झुकाया, नया संसद बनवा दिया, नया संसद बनवा दिया, उस पुराने संसद को ही खत्म कर दिया। कौन व्यक्ति है जो अपने गुरु जिसका हाथ पकड़कर राजनीति में आके बड़े थे, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया? मोदी जी हैं। तो जहां जहां झुकते हैं उसको तबाह कर देते हैं। बोले देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हुआ क्या? बोले मैं ही बेचूंगा। और किसको बेचूंगा? तो अपने दोस्तों को बेचूंगा और खुलेआम बेचूंगा। 2015 का भाषण याद कीजिए पार्लियामेंट के अंदर 25 नवंबर को। अगर पढ़ा हो, सुना हो तो याद कीजिए। बाबा साहब के सामने झुके थे। जब जहां जहां मोदी जी झुकते हैं, मैं इतिहास का छात्र हूं, मुझे पहले पता लग जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा था कि ये संविधान नहीं धर्म ग्रंथ है। उसी समय इस बात का एहसास हमें हो गया था कि ये संविधान को खत्म करने की तैयारी है। ये संविधान धर्म ग्रंथ नहीं है, ये संविधान है। ये बात समझिए। धर्म ग्रंथ करने का मतलब क्या? धर्म ग्रंथ तो मनुस्मृति है। तो इशारा तो कर चुके थे उस समय, हम समझ नहीं पाए 7 साल में। तो गलती उनकी नहीं, गलती हमारी। कभी भी ये मानिए, भारत में कभी भी संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी। कभी पार्लियामेंट में कोई एक्ट लाकर कि आज संविधान खत्म करता हूं और मनुस्मृति लागू कर रहा हूं, कभी ये घोषणा नहीं होगी, कभी ये डिक्लेरेशन नहीं होगी। कभी भी मोदी साहब ये घोषणा नहीं करेंगे कि संविधान हम खत्म करने वाले हैं। उसके पीछे पूरा आरएसएस है और आरएसएस के 100 मुंह हैं चारों तरफ। कोई आदमी कुछ घटना करता है, अभी
उत्तराखंड में एक बच्ची का बलात्कार हुआ, रेप हुआ, और उसमें जो जुड़ा हुआ आदमी है वो उसी से संगठन से जुड़ा हुआ था, और तुरंत कह दिया कि नहीं मैंने तो 3 महीना पहले ही निकाल दिया था। कभी ये घोषणा नहीं होगी। बोले थे कि जो बाबा साहब की वजह से मैं यहां पे हूं संसद के अंदर, तो संसद के अंदर बाबा साहब की वजह से थे, तो बाबा साहब के विचारों को लागू करना चाहिए था। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण कौन लाया? सुदामा कोटा आरक्षण कौन लाया? मोदी साहब। अभी भी हमारी आंख अगर नहीं खुल रही है तो समस्या उनमें नहीं, हम में। मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो, ये मोदी साहब ही बोले थे। और सबसे ज्यादा देख लीजिए दलितों पे हमले बढ़े। कोई अभी आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि अब जाति को छोड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं जाति छोड़ना है तो सर संचालक का पहले सीट छोड़ो और एक दलित भाई को सर संचालक बनाओ और पूरा जाति तोड़ो। इसे तोड़ने से कोई धागा नहीं है कि टूटेगा। अपने घर बुलाओ, इलेक्शन के समय जो जाते हो दलित भाइयों के घर पे बिस्लेरी का पानी लेकर और 5 स्टार का खाना लेकर, दलित भाइयों कभी अपने घर मत बुलाओ, उनके घर जाओ, उनके सोफा पर कूदो, उनके डाइनिंग टेबल पर खाओ, उनका वॉशरूम यूज करो, तब ना जात खत्म होगी। तब जात खत्म होगी, कहने से खत्म नहीं होगी। बाहर जा रहे हैं, कह रहे हैं विश्व गुरु बनने वाले हैं, विश्व गुरु बनना है। इधर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए 2020, मतलब शिक्षा से आपको बच्चों को ही वंचित करने का पूरा प्लानिंग। 15 लाख देंगे, नोट बदल दिया। अब जितना मैं कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा हूं उस सब का एक मतलब है, और मतलब टॉपिक बहुत गंभीर है, उस सबसे जोड़ दूंगा। ये 15 लाख देंगे, काला धन वापस आएगा, पता लगा कि नोट ही बदल दिया। अब देखिए प्रतीकों का मतलब होता है, सिंबल्स का मतलब होता है। मतलब ये होता है कि सिंबल सिर्फ सिंबल नहीं होते। अगर बाबा साहब की मूर्तियां लगी हैं तो उसके मायने होते हैं, नाम के मायने होते हैं। सब लोग मोटी मोटी किताब नहीं पढ़ सकते हैं, दर्शन नहीं पढ़ सकते हैं, फिलॉसफी नहीं पढ़ सकते हैं। वो सिर्फ सिंबल्स देख के, प्रतीक जो देखते हैं उससे अपने आइकन को पहचानते हैं, उससे अपने दर्शन को समझते हैं। क्यों आरएसएस के लोग भगवा पहनते हैं और आप ब्लू पहनते हैं? इस सिंबल को, इस प्रतीक को समझना पड़ेगा। और देश में जब व्यवस्था बदलती है तो सबसे पहले सिंबल्स को ही बदला जाता है, सबसे पहले। जैसे अंग्रेज के जमाने में जो झंडा था, जब हम आजाद हुए तो हमने झंडा बदला। झंडा कई बार बदला गया, कई बार डिबेट हुआ आजादी के पहले भी, झंडा बदला। अब देखिए मोदी साहब के रिजीम में झंडा पे बहुत चर्चा हुई, लेकिन झंडा खादी का नहीं बना, पॉलिस्टर का झंडा बन रहा था। हर जगह पॉलिस्टर का झंडा बन रहा था। करेंसी क्या होता है? नोट क्या होता है? राज सत्ता का प्रतीक होता है। जो स्टेट है, स्टेट का सिंबल होता है करेंसी अगर बदल दे तो समझिए कि राज सत्ता का जो पूरा कैरेक्टर है वो बदलने वाला है। अंग्रेजों के ज़माने में करेंसी दूसरी थी, हमने दूसरी करेंसी बनाई। हर देश का अलग अलग करेंसी क्यों है ये सोचिए। मोदी साहब ने करेंसी भी चेंज किया। एक और महत्वपूर्ण अंग है स्टेट का, वो है आर्मी। इनके ज़माने में देखिए आर्मी के कॉम्पोजिशन में चेंजेस आया है, बदलाव उसमें भी आया है। ब्यूरोक्रेसी में बदलाव आया है, लेटरल एंट्री हुआ है। लेटरल एंट्री में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये सब क्या है? लेटरल एंट्री से 15 लोग जाएंगे, आर्मी में एक नया पोजीशन क्रिएट कर दिया गया है। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने हैं कि राज सत्ता का जो स्वरूप है, जो नेचर है, वो नेचर बदला जा रहा है, धीरे धीरे बदला जा रहा है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि कभी यहाँ संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी। आपको हाथ में संविधान पकड़ा दिया जाएगा, या आप संविधान पकड़ो और सीने में चिपकाए रखो कि बाबा साहब ने बनाया था, बाबा साहब ने बनाया था, और अंदर से एक एक पन्ने संविधान के फाड़ दिए जाएंगे। इन्हीं प्रावधानों के तहत फाड़ दिए जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा।
इसलिए दोस्तों बहुत ही संकट बहुत गंभीर है। अभी देखिए इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे। अभी यहाँ जो टॉपिक है अब इसे कोरिलेट में करता हूं कि सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव फंडामेंटल राइट्स, नेमिंग न्यू पार्लियामेंट एज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हाउस। देखिए हम जिस जगह पे बैठे हैं क्या शानदार है। ये गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट है और शाहिर लुधियानवी हॉल है। कितना जबरदस्त शानदार है। ये भारत का जो एक मल्टीकल्चरलिज्म है उसको भी समझने की जरूरत है। तो ये कह रहे हैं, अभी उदित राज जी ने कहा नाम कुछ भी चेंज हो सकता है। सावरकर के बारे में बहुत चर्चा हो रही है और राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि सावरकर साहब से अंबेडकर साहब ने सीखा है अछूत उन्मूलन के बारे में। मैंने पेज नंबर कोट करके बता दिया कि जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि सावरकर बहुत बदमाश आदमी है, कंफ्यूज आदमी है, इसके चक्कर में मत रहना। ये अंबेडकर साहब ने लिखा है। अभी गोलवलकर ये किताब दी बंच ऑफ थॉट पढ़ रहा हूँ, वो भी उसी तरह कंफ्यूज आदमी है, गोलमोल बातें करता है और हर समय जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि जो मॉडर्निटी है, जो आधुनिक युग है खराब है, मॉडर्निटी खराब है और हमको पुरातन धर्म की ओर, पुरातन व्यवस्था की ओर जाना चाहिए। और जो 4-4 डिवीजन है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो हमारा ईश्वर है। ये कह रहे हैं गोलवलकर ये बात कह रहे हैं। अगर गोलवलकर के नाम पे या संसद भवन या सावरकर के नाम पे होगा, इसका मैसेज क्या होगा? इसका मैसेज ये होगा कि पूरा जो पॉलिटिकल फिलॉसफी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बदलने वाला है। चतुर्वर्ण व्यवस्था, 4-4 डिवीजन लागू होने वाला। इसका मतलब ये कहा नहीं जाएगा आपको धीरे धीरे। कहाँ बोला कि हम सरकारी नौकरी खत्म कर देंगे? सबसे पहले क्लास 4 एम्प्लॉय को ठेके पे लगाया। उस समय हम चुप थे। अब क्या है? अब अग्निवीर लगाया, अग्निवीर। अब कुछ दिन में यूनिवर्सिटी में ज्ञानवीर होने वाले हैं। लक्ष्मण साहब बैठे हुए हैं क्या जी? तो ज्ञानवीर होने वाले। धीरे धीरे स्टेट कैरेक्टर कैसे बदल रहा है। क्यों हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे ये नया पार्लियामेंट होना चाहिए? मैं तो चुनौती देता हूं इस मंच के माध्यम से, चाहे नरेंद्र मोदी साहब, चाहे RSS प्रमुख मोहन भागवत आके बहस कर ले कि गोलवलकर के नाम पे क्यों होना चाहिए, सावरकर के नाम पे क्यों होना चाहिए और अंबेडकर के नाम पे क्यों होना चाहिए। खुले मैदान में लाइव बहस करने के लिए तैयार हूं। कभी अंबेडकर साहब को पढ़िए, उनके साथ जो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, एक मर गए, एक बीमार थे, एक अमेरिका में थे। वो सारा भाषण हमने पढ़ के, जो साथी देखते होंगे यूट्यूब चैनल अंबेडकर नामा, सारे भाषण मैंने उसमें डाल दिए कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, कम से कम सुन लीजिए कितने दिन उन्होंने काम किया, कितने घंटे काम किए, कौन कहाँ बीमार था, किसने साइन किया, किसने एडिट किया, नहीं किया। आजकल कुछ लोग कहते हैं, अभी एक नई किताब आई है, नाम अभी थोड़ा मैं भूल रहा हूं, बड़े साहब की बड़ी किताब। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंबेडकर सिर्फ जो है ना वो इंग्लिश ठीक करते थे। कभी अंबेडकर को पढ़ा है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने सबमिट किया उसमें अंबेडकर साहब ने क्या भाषण दिया है? नहीं, पढ़ेंगे नहीं, मन की बात करेंगे। दोस्तों, हमारे अपने बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, ये बगैर डॉक्टर अंबेडकर अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े होते तो बॉम्बे में जाके वहां सूबेदार बने रहते, वहां सूबेदार रहते ब्रिटिश आर्मी में। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है और हम सबकी जिम्मेदारी है। और क्यों इसलिए कह रहा हूं, 70 साल में ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? ये लड़ाई इसलिए लड़नी है हमें और राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी जानी है इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, बनाने में। इसलिए बेस्ट ऑनर यही होगा कि संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। और जैसा कि मैंने कहा है, मैं खुली बहस में किसी भी RSS के इंटेलेक्चुअल से, किसी भी बीजेपी के इंटेलेक्चुअल से बहस करने के लिए तैयार हैं कि तुम किताब लेकर आओ और बताओ
तुम किताब लेकर आओ और बताओ कि सावरकर गोलवलकर का क्या कंट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ये बताओ। नहीं, उनकी दिलचस्पी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उनकी दिलचस्पी है मनुस्मृति को लागू करने में। और मनुस्मृति लागू भी हो चुका है, शायद आपको पता नहीं लग रहा। साधु लोग धर्म संसद कर रहा है और उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। गांधी को गोली मारी जा रही है। गांधी से आप सहमत हो असहमत हो अलग बात है। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी में गहरे मतभेद थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की इज्जत भी करते थे, बौद्धिक लोग थे। और यहाँ पे गांधी को मारने वाले को सेलिब्रेट किया जा रहा है, गोडसे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि मनुस्मृति लागू हो रहा है धीरे धीरे? मैं एक दूसरी कड़ी पे आता हूं। अभी 22 प्रतिज्ञा बहुत चर्चा में, 22 प्रतिज्ञा चर्चा में है और जिनको डिफेंड करना चाहिए था, देखिए मेरा काम, मैं इतिहास का छात्र हूँ, हिस्ट्री पढ़ता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मेरा काम दिन भर धर्म का प्रचार करना नहीं है। यदा कदा कभी आऊँगा तो बोलूँगा। धर्म का प्रचार करना धर्म गुरुओं का काम है, वो मोंग का काम है जाकर धर्म का प्रचार करें। लेकिन जब 22 प्रतिज्ञा ली गई तो सबसे पहले हमला बीजेपी की ओर से हुआ। गौरव भाटिया प्रवक्ता, आदेश श्रीवास्तव दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अटैक कर रहा था। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि जो डॉक्टर अंबेडकर की किताब छपी है 22 प्रतिज्ञा जिसमें है, अगर आपको याद नहीं है वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर तो हमसे पूछ लीजिए, हम बना देते हैं। अंग्रेजी का वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में छपा हुआ है, हिंदी के वॉल्यूम 37 में छपा हुआ है 37 में। क्या नरेंद्र मोदी साहब के प्रधानमंत्री काल में ये 22 प्रतिज्ञा नहीं छापा गया? उस समय थावर चंद गहलोत थे, क्या थावर चंद गहलोत ने सिग्नेचर नहीं किए, शुभकामना संदेश उसमें नहीं छापे? अगर मैं रहता वहां पे उनकी जगह तो मैं पूरे दिल्ली में और पूरे गुजरात में नरेंद्र मोदी और थावर चंद गहलोत और मोहन भागवत का फोटो लगा के और उस पेज नंबर 22 प्रतिज्ञा लगा के किस साल में छपा है मैं पूरा होर्डिंग लगवा देता कि यही लोग छापते हैं, इनका काम तो हम आसान कर रहे हैं। छापा क्यों है किताब? छापा इसलिए है कि लोग पढ़ें। अगर पढ़ के हम सुना रहे हैं आपको तो सरकार का काम आसान कर रहे हैं। तो सरकार को तो मुझे रिवार्ड देना चाहिए, हमको वाइस चांसलर बनाना चाहिए। उल्टा केस कर रहा है, उल्टा अटैक कर रहा है। और जिस सरकार में वो मंत्री हैं वो सरकार भी उनसे इस्तीफा ले लेती है। आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोगों पर भ्रष्टाचार के केस जारी हैं। अभी सदेंद्र उनके मिनिस्टर जेल में है, उनसे तो इस्तीफा नहीं मांगा गया। और 22 प्रतिज्ञा ये बार बार दोहराने की चीज है। दूसरी बात समझा रहा हूं, नुपुर शर्मा का नाम सुना ही होगा, सुना है नहीं? सुना है ना? नुपुर शर्मा ने कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट दिए थे टीवी पे। क्या पुलिस ने गिरफ्तार, पूरे दुनिया में हंगामा हुआ। उसको फ्रिंज एलिमेंट सरकार कर रही है, फ्रिंज एलिमेंट। उसको पुलिस गिरफ्तार की कोई एक्शन हुआ? हमारी गिरफ्तारी हुई ना। मैं भागा कहीं? हमने कहा जो मैंने कहा उसमें अड़ा हुआ हूं, अडिग हूं। गिरफ्तार करो, जेल जाना होगा जेल जाएंगे, लेकिन तुमसे डरेंगे नहीं। अगर तुम्हारी भावना और हमारी भावना क्या? हमारी भावना क्या? रोज हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। क्या 22 प्रतिज्ञा के ऊपर जिस तरह से बीजेपी ने हमले किए वो डॉक्टर अंबेडकर की भावनाओं का आहत होना नहीं था? वो नहीं था, हमारी भावना नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही गंभीर समय है और ये समझ लीजिए ये जो पूरा जो मूवमेंट चल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे ये पार्लियामेंट हाउस का नाम हो, ये एक चिंगारी है एक तरीके से। इसको आप सिंबल समझिए, सिंबल प्रतीक समझिए। इसी के थ्रू पूरा दर्शन डिफाइन होना है, इसी के थ्रू पूरा पॉलिटिकल फिलॉसफी डिफाइन होना है, इसलिए इसको आप सिंपल नहीं समझिए। दूसरी बात है आंदोलन, इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा। अगर सुमित और शंभू और लक्ष्मण और जितेंद्र और तमाम ऐसे लोग
जो देश भर में घूम घूम के जाएंगे, प्रचार करेंगे। सुबह हम लोग जब घर से निकलते हैं 2 दिन ट्रैवल पे होते हैं, 2 दिन रेस्ट लेना पड़ता है। तो ऐसे लोग जब देश में जाएंगे तो हमारी पास इतनी ताकत नहीं है कि अपने से हम पूरा देश घूम सकें। इसीलिए जो परिसंघ है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको इनिशिएट कर रहा है, आप उसको मदद कीजिए, सहायता कीजिए। नहीं सहायता कीजिएगा, इस समय अगर नहीं बोलिएगा, इस समय नहीं बोलिएगा तो आने वाली पीढ़ियां आपको जो है कोसेंगी। हम लोग तो अपने हिस्से का काम कर रहा है, जेल जाना है पकड़ो, नौकरी सस्पेंड करना है करो, देखा जाएगा। क्योंकि वही डॉक्टर अंबेडकर ये कहने वाले हैं कि रोटी से ज्यादा महत्व स्वाभिमान का होता है। नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवोइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं स्वाभिमान के लिए जीता हूँ। जिस समय आरक्षण नहीं था उस समय हमारे पुरखे जिए कि नहीं जिए, उस समय भी जिए। इस देश को हमारे पुरखों ने बनाया है, इस देश को हमारे लोगों ने बनाया है। इसलिए सिर्फ ये आरक्षण की लड़ाई नहीं है। ओम सुधा साहब कह रहे थे, ये सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को बचाने की लड़ाई है। इस देश के जो संविधान ने जो यहाँ के मुसलमानों को, आम नागरिकों को, सबको जो अधिकार दिया उसको बचाने की लड़ाई है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको टीम बनानी पड़ेगी। 10 लोग टीम राष्ट्रीय स्तर पर जाकर जब बोलेगा, आंदोलन खड़ा करने में संसाधन की जरूरत होती है। डॉक्टर अंबेडकर भी जब बिल्डिंग बना रहे थे बॉम्बे में तो उन्होंने एक इमारत फंड कैंपेन शुरू किया था। 16 वर्ष लगे थे, 2.25 लाख रुपए इकट्ठा हुए थे। 75,000 अपने लोगों ने दिए थे और 1 लाख उनके मित्रों ने दिए थे, निजी मित्रों ने दिए थे। तो संसाधन की ज़रूरत होती है। दोस्तों 1-2 बात और मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। हुक्मरान कहने से नहीं बन सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था हुक्मरान बनना है, कांशीराम जी ने कहा था हुक्मरान बनना है। अरे कहाँ कहा था भाई, और क्यों कहा था, और किस संदर्भ में कहा था, ये बताओ कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था हुक्मरान बनना है। ये हमने समझा नहीं। हुक्मरान बनने का मतलब हम लोग समझ लिए एमएलए एमपी बन जाएंगे, खत्म हो जाएगा। अरे बैंकर हमारे पास नहीं है, सीए नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, हिस्टोरियन नहीं है, पॉलिटिकल साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। हुक्मरान बनने का मतलब था कि देश के संसाधनों पे एक्सपर्ट, उस तरह के लोग तैयार करना। आप सबको अपने अपने घर से जब तक अंबेडकर, फूले और काशीराम पेरियार नहीं निकालेंगे, ये लड़ाई आप समझिए हार जाएंगे, हारनी पड़ेगी। हम लोग को कोई ऐसा नहीं, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे जो वंचित लोग हैं दिन रात उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। हम ही लोग के घर से हमने अपने बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को बनाना है, लीडर बनाना है। पत्रकार भी नहीं बना रहे, सबको उसी सरकारी नौकरी में जाना है। अरे वो मामला अब ख़त्म हो रहा है, अब प्रोफेशनल बनाने की ज़रूरत है। साथियों चलते चलते मैं इतना ज़रूर आखिरी बार कह रहा हूँ कि जो आज ये आगाज़ हो रहा है 3rd नेशनल कन्वेंशन में, ये आगाज़ अगर आप लोग का सहयोग रहा और आपने टीम बनाया और सबने सहयोग किया, मैंने पहले भी कहा कि संगठन को मजबूत कीजिए। संसाधन की ज़रूरत होगी। 10 लोग अगर भारत भर भ्रमण करेंगे तो भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे भजन नहीं होता है। उनको आपको सस्टेन करना होगा और सस्टेन करने के लिए आप ही लोग हैं। जो गांव के हमारे मजदूर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, जिनके ऊपर मल्टीपल शोषण होता है, उनसे हम अपेक्षा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप ही को इसका सहयोग करना पड़ेगा। जय भीम, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।